स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त यह है कि जम्मू कश्मीर सरकार की कार्रवाई हुई है। 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के PRO यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फहीम असलम बर्खास्त कर दिए गए। राजस्व अधिकारी मुरव्वत हुसैन बर्खास्त कर दिए गए, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। और साथ ही पुलिस कांस्टेबल अरशद अहमद भी बर्खास्त कर दिया गया है। पाक आतंकवादियों की मदद के आरोप में यह कार्रवाई की है। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इस बड़ी कार्रवाई के तहत कश्मीर यूनिवर्सिटी के 3 मुलजिमीन को, जो बड़े पद के मुलजिमीन माने जा सकते हैं, इन्हें बरतरफ कर दिया है, इन्हें बर्खास्त कर दिया है, यानी इन्हें टर्मिनेट कर दिया है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। और इन तीनों में नाम जो शामिल है उसमें पहला नाम है कश्मीर यूनिवर्सिटी के PRO फहीम असलम का, राजस्व अधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर मुरव्वत हुसैन का और पुलिस कांस्टेबल अरशद अहमद का। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर शब्बीर ज्यादा जानकारी के साथ। शब्बीर, इस बारे में और क्या तफसीलात हैं और क्या माना जाए कि आगे अब क्या होगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होगा? विशाल, पहले ये कि ये क्रैकडाउन चल रहा है। अभी तक 50 जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट के, एक इस क्रैकडाउन के तहत टर्मिनेट किए गए हैं। ये पिछली फरवरी को भी आपने देखा कि 3 एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया गया था इसी साल, और ये उसी की एक कड़ी है। और इल्ज़ामात जो इन पे हैं वो इल्ज़ामात सख्त हैं। इल्ज़ामात प्रोपेगेशन, टेररिज्म के प्रोपेगेशन पे है, उनको लॉजिस्टिक्स देने पे है, उनकी आइडियोलॉजी को फ़रोग देने पे है। तो ये सख्त इल्ज़ामात हैं। ये जो 3 आज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ टर्मिनेट किए गए हैं, जिसमें PRO कश्मीर यूनिवर्सिटी का है, रेवेन्यू ऑफिसर है, पुलिस का एक अधिकारी है। तो ये उस पूरे क्रैकडाउन की कड़ी है जिसके तहत अब हर जगह से, जहाँ जहाँ पे भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सरकार समझती है कि ये सेशनिस्ट, जो अलहदगी पसंद आइडियोलॉजी या टेररिस्ट के साथ उनका कोई ताल्लुक या उनकी आइडियोलॉजी को फरोग देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उनको अलग किया जा रहा है, उनको टर्मिनेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ अलग अलग कार्रवाइयां की जा रही हैं। ये जो कार्रवाई है ये भी उसी 311(2)(c) जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके तहत किया गया है। और इसमें जो कार्रवाई वो गवर्नर करता है जब वो सेटिस्फाई होते हैं कि इस तरह की कार्रवाई अब जरूरी हो गई है, उसी की एक कड़ी है ये। जी शब्बीर, जाहिर है कि ये खबर तो काफी बड़ी है और जो भी सरकारी अमला है उसमें तो एक खलबली मच जाएगी। और साथ ही साथ ये कि जो एक पहले बात कही गई थी कि जो इकोसिस्टम है जो टेररिज्म को पनपने का मौका देता है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में एक तो सीधे तौर पर जो लोग शामिल हैं वो दूसरे हो गए, साथ ही साथ उनको सपोर्ट जो करता है, जो अब इकोसिस्टम उसका तैयार करता है। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या इस इकोसिस्टम की बात जो बार बार कही जा रही थी, वाकई इस इकोसिस्टम में अब तक जो कार्रवाइयाँ हुई हैं और आगे भी क्या बहुत सारे लोगों पर, सरकारी नौकरी करने वालों पर तलवार लटक रही है, ऐसा माना जाए? जी विशाल, पहले आखिरी हिस्से का, आपके सवाल के आखिरी हिस्से का जवाब, 2019 के बाद मैंने आपको कहा कि एक पूरे इकोसिस्टम की बात की जा रही है कि उसको ख़त्म करना है। जहाँ जहाँ पे भी अलहदगी पसंदी, टेररिज्म का सपोर्ट है, उसको ख़त्म करना है। उसकी अलग अलग कड़ियाँ आपने देखी, ये भी एक कड़ी है। 2020 में ये कहा गया था कि 500 एम्प्लॉइज़ ऐसे राडार पे हैं जिनकी तहकीकात अंदर अंदर से चल रही है। जो यहाँ पे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटेल है, वो पूरा उनकी तहकीकात कर रही है। तो उसके बाद हमने देखा कि अभी तक 50 ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हों, कुछ इंजीनियर्स शामिल हैं, कुछ पुलिस के अधिकारी, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट, अलग अलग महकमों के ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो ये 50 हैं। और अभी ये कार्रवाई रुकी नहीं है, ये कार्रवाई जारी है। सरकार का मानना है कि ये जो कार्रवाई सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ के खिलाफ है जिनका सीधे तौर पे टेररिज्म से ताल्लुक़ है, जिनका सीधे तौर पे सेपरेटिज्म से ताल्लुक़ है, जिनका सीधे तौर पे गवर्नमेंट के जो
मुल्क की मंशा है, जो नेशनलिज्म है, नेशनलिस्ट एंटी नेशनलिस्ट कार्रवाई में जो शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई है और ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। ये सरकार की मंशा है, क्योंकि आपने देखा जो इकोसिस्टम की जब आप बात करते हैं तो इकोसिस्टम एक साइंटिफिक टर्म है। इसमें एक तो वो शख्स जो सीधे तौर पे कार्रवाई करता है ऐसी एंटी नेशनल, दूसरा वो शख्स जो उसको माहौल फराहम करता है। माहौल फराहम करने में लॉजिस्टिक्स भी आते हैं, माहौल फराहम करने में पूरा इसका इंतज़ाम, इसकी आइडियोलॉजी, हर तरह से कार्रवाइयाँ हो रही है। जमात इस्लामी के खिलाफ आप देख रहे हैं कि किस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही है, उसको बैन किया गया। उनके जो अमलाक हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मुख्तलिफ ट्रस्ट के नाम पे उनको अटैच किया गया है, उनको बंद कर दिया गया है। NIA, SIU, SIA की कार्रवाइयां हर तरफ जारी हैं। जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके एक ज़माने में LOC क्रॉस करके चले गए थे, वो उस पार जो बैठे हैं उनके रिश्तेदारों की छानबीन हो रही है। जो लोग कश्मीर से बाहर जो लोग हैं, कोई काम जॉब कर रहा है, कोई मुख्तलिफ काम कर रहा है, अगर वो वहाँ पे किसी तरीके से, किसी भी मीडियम से, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर वो सेपरेटिज्म या टेररिज्म सरकार मानती है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी नौकरियां जा सकती। शब्बीर, एक आखिरी सवाल, क्या ये जो 3 मुलज़िमीन बरतरफ किए गए और जो प्रेसिडेंट्स पहले से देख रहे हैं हम, जैसा आपने बताया कि अब तक 50, क्या इनके ऊपर ये फाइनल और हतमी ये एक्शन है या इन्हें किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहने का या खुद की सफाई देने का, अगर ये चाहें तो, मौका मिलेगा? देखिए विशाल, ये एक डिबेट यहाँ पे रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये कहती रही हैं कि अगर आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो इसको जवाब देने का मौका होना चाहिए। ये अभी तक ये इल्ज़ाम है, अगर आप देखें महबूबा मुफ्ती को या नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो भी यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, उनका कहना है कि इन्हें जवाब देने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर आप सरकार की माने तो वो कहते हैं कि वो 311(2)C का इस्तेमाल करके करते हैं और वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होते हैं, पूरी इंक्वायरी की जाती है। अब प्लेटफॉर्म इनके पास है, वो जुडिशरी का है, ये अदालत में जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं वो। लेकिन सरकार के पास अब जब आप टर्मिनेट किसी को करते हैं, सरकार अब आगे इस पे सुनेगी नहीं जब तक ने कोई जुडिशरी से कोई ऐसा हुक्मनामा आता है। तो जुडिशल सिस्टम हमेशा हर किसी के लिए मौजूद है, लेकिन सरकार के पास इस मौके पे अब कुछ भी नहीं। नीचे जो हमारे सोर्सेज हैं या जो प्रेस नोट आते हैं इसके, या जो ऑर्डर्स आते हैं, उसमें साफ लिखा जाता है कि एक अच्छी तरीके से इसकी छानबीन की गई और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया। लेकिन एक सियासी बयानात इसके खिलाफ आते रहे हैं और इनके पास अभी एक ही सिस्टम है, वो जुडिशल सिस्टम है। जी शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है जिस पर अभी चर्चा कर रहे थे, शब्बीर हमें बता रहे थे कि अब तक 2020 के बाद से अब तक 50 ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जिन्हें उनके ऐसी गतिविधियों के लिए जिससे उनका साठगांठ या उनका लिंक किसी आतंकवादी संगठन में स्थापित होता है या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। जो ताजा खबर उसके मुताबिक कश्मीर यूनिवर्सिटी के PRO, रेवेन्यू ऑफिसर और एक पुलिस कांस्टेबल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इल्जाम यही है कि आतंकवादी संगठनों से इनके साठगांठ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पुंछ से इस वक्त एक और बड़ी खबर है। पुंछ से खबर यह कि घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। LOC पर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। एक घुसपैठियों को मार गिराए जाने की सूचना मिली है। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। यह खबर पुंछ से है। ये बड़ी खबर है जहां पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई है, घुसपैठ की कोशिश हुई है और इस कोशिश में लाइन ऑफ कंट्रोल पर, इस कोशिश में इन्फिल्ट्रेशन की इस कोशिश में एक घुसपैठिए को मार भी गिराया गया है। जो सूचना अभी मिल रही है उसके मुताबिक तलाशी अभियान अभी भी उस इलाके में जारी है। एक बार फिर सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की एक नापाक हरकत को नाकाम बनाते हुए एक घुसपैठी को ढेर किया है। आपको बता दें कि पुंछ के चक्कादाबाग इलाके में जो है पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश करवाई गई, जिसको देखते हुए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में जो है पहले से चौकसी बरती हुई थी और उसके बाद जो है गोलीबारी होती है और उसके बाद एक घुसपैठी मारा जाता है। अभी उस पूरे इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है सुरक्षा बलों के जवान, खास करके SOG, पुलिस और सेना जो है पूरे इलाके को खंगाल रही है ताकि उस आतंकी का शव बरामद किया जा सके जो आतंकी घुसपैठ करते हुए मारा गया।
गया है। सूचना यह है कि पाकिस्तान की तरफ से चक्कंदाबाग इलाके में 2 से 3 आतंकियों ने आज सुबह तड़के घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसके बाद जो है आतंकियों को ललकारा गया और आतंकियों द्वारा गोलीबारी की गई, जिसकी जवाबी गोलीबारी में एक आतंकी मारा गया है। और उसके बाद लगातार तलाशी अभियान जारी है ताकि उस आतंकी का शव बरामद किया जा सके, क्योंकि आपको बता दें कि इसी इलाके में कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की नापाक हरकत की गई थी, जिसमें 3 घुसपैठियों को मार गया था। हालांकि उनके शव जो है शून्य रेखा पर होने के कारण बरामद नहीं हो पाए थे, लेकिन आज पूरी संभावना है कि उस आतंकी का शव बरामद किया जा सकेगा। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, LOC चक्कंदाबाग, पुंछ। और मोनिश इस वक्त सीधे तौर पर हमारे से जुड़ चुके हैं। मोनिश, क्या जानकारी मिल रही है अभी? क्या तलाशी अभियान अब भी जारी है या अभियान खत्म हो चुका? और क्या जो एक घुसपैठी के मारे जाने की खबर थी उसमें भी कुछ नई जानकारी है? अभी जो खबर आ रही है, एक आतंकी का शव जो है बरामद कर लिया गया है और उसके अलावा पूरे इलाके में जो है अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है। सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है ताकि जो घुसपैठ करने वाले जो उसके साथी थे उनका भी पता लगाया जा सके, क्योंकि जो खबर है उसमें 3 आतंकियों के घुसपैठ करने की खबर आई थी और उसके बाद ही जो है सुरक्षा बलों द्वारा अपनी कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक आतंकी मारा गया था। और अभी जो खबर आ रही है, एक आतंकी जो मारा गया था उसका शव बरामद हुआ और उसके पास से एक AK-74 राइफल जो है बरामद हुई है और काफी बाकी सामान बरामद हुआ है। लेकिन अभी जो है सेना जो है जो आगे का एरिया है उसमें ना तो मीडिया को अलाउ कर रही है, ना किसी और को जाने दे रही है, लेकिन शव जो बरामद कर दिया गया है, तलाशी अभियान अभी भी जारी है। तो शव बरामद किया जा चुका है, तलाशी अभियान अभी भी जारी है। इसका मतलब सीधे तौर पर यही हुआ ना मोनिश कि इस बात की पूरी संभावना है कि और भी वहां पर घुसपैठिए उस इलाके में मौजूद हो सकते हैं, या तो वो कहीं आसपास छिप गए हैं या फिर वो वापस उल्टे पांव भाग गए हैं। जी विशाल, बिल्कुल जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, जो वहां से आतंकी का भागकर वापस जाना तो असंभव लगता है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कोई अगर आतंकी जिंदा होगा तो वो छुपा होगा, क्योंकि जंगल है, जंगल में आड़ ले सकता है। इसीलिए सुरक्षा बल जो है पूरी जो है सतर्कता के साथ अभियान चला रहे हैं और फूक फूक के कदम रखें कि ताकि ये जो सफल अभियान है इसमें अपना नुकसान ना हो पाए, क्योंकि ये काफी बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए जो एक आतंकी को ढेर किया गया। क्योंकि पिछली बार जब इस इलाके में गोलाबारी हुई थी तो एक जवान भी घायल हुआ था और उसके बाद आतंकी जो है भागते हुए LOC तक चले गए थे जहां पर वो मारे गए थे, लेकिन इस बार जो है वो काफी अंदर तक आ गए थे और इसलिए जो है अभी संभावना है कि उनके जो मारा गया आतंकी जिसका शव बरामद हुआ है उसके और साथी भी वहां से मिल सकते हैं। जी, तो ये जो आप बता रहे हैं कि तलाशी अभियान अभी भी जारी है, ये कल रात 2:30-3 बजे का मामला है। इसका मतलब है कि तब से लेकर अब तक तकरीबन 7-8 घंटे हो गए और इन 8 घंटों में या 9 घंटों में लगातार अभी अभियान जारी है। तो क्या ये तलाशी अभियान जल्द खत्म हो सकता है, ऐसा लग रहा है, या फिर ये कि अब ये थोड़ा ज्यादा तूल पकड़ेगा मामला और वो बिल्कुल जो उनकी पकड़ जो है वो यकीनी बनाई जाएगी? विशाल, जैसा कि ये जो इलाका है एक जंगल का इलाका है और नियंत्रण रेखा का इलाका है, तो इसमें हर बार जब भी कभी इस तरह की घटना होती है तो उसके बाद कई घंटों तक बल्कि कई दिनों तक तलाशी अभियान चलता है, क्योंकि अगर एक आतंकी का शव मिला है और बाकी जो नहीं मिल पाते हैं या उनका ये कहीं भी वापस भाग गए या क्या है, तो जब तक ये कंफर्म नहीं होता है तब तक सुरक्षा बलों का अभियान जारी रहता है, क्योंकि कई बार ये आतंकी जो है छुप जाते हैं और वो नुकसान जो है पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए सुरक्षा बल कई बार जो है 2-2 दिन तक 3 दिन तक इस तरह के तलाशी अभियान जारी रखते हैं इस ऐसी घटना के बाद। बहुत शुक्रिया आपका मोनिश तमाम जानकारी के लिए, और मैं फिर वही कहूँगा कि हालात पे नज़र रखें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो एक जानकारी ये दी है मोनिश ने अभी कि एक घुसपैठिया, एक इन्फिल्ट्रेटर जिसके बारे में खबर लगातार हम आपको ये बता रहे थे कि वो मारा गया है, उसकी डेड बॉडी सुरक्षा बलों ने हासिल कर ली है, उसे ढूंढ लिया गया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें हिमाचल प्रदेश से। कॉलोनी में एक मंदिर की जमीन को सील कर दिया, मंदिर की संपत्ति पर भू माफिया ने कब्जा कर लिया था। मध्य कश्मीर के तहसीलदार द्वारा उचित जांच के बाद इस मंदिर की जमीन को वापस पा लिया गया। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है, जबकि पंडित समुदाय के सदस्यों ने मांग की है कि अतिक्रमण की गई ऐसी और संपत्तियों को पुनः प्राप्त किया जाए, उन्हें वापस सौंप दिया जाए। सांबा सेक्टर में तैनात BSF के एक जवान ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी ही राइफल से खुद को गोली मार ली। जवान की पहचान नरेश कुमार के तौर पर हुई है। सांबा सेक्टर की BSF की बॉर्डर पोस्ट चिलियारी में तैनात था। श्रीनगर में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में रोष, गुजवारा में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन देखा गया।
पीओजेपी से सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी। श्री अमरनाथ जी यात्रियों की काफी अच्छी संख्या देखने को मिल रही। पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर जम्मू लौट रहे तीर्थयात्री सरकार की ओर से की गई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासन के साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी उन्हें हर तरह की सहायता मुहैया करा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेकेएच पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। बेंगलुरु में आज क्या होने वाला है? बेंगलुरु में आज विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है और ये दूसरी बैठक होगी। जो पहली बैठक पटना में हुई, इसके बाद ये आज दूसरी बैठक होने जा रही है। कांग्रेस ने कुल 26 दलों के साथ मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत विपक्ष के सभी बड़े चेहरे बेंगलुरु पहुंच जाएंगे। आज दोपहर बाद सभी बड़े नेताओं का पहुंचना शुरू होगा। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बैठक में शामिल होंगे। पटना बैठक में 16 दलों के नेता शामिल हुए थे, जबकि बेंगलुरु में अपना कुनबा बढ़ाने और एनडीए पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए कांग्रेस ने 10 और छोटे दलों को न्योता भेजा है। और सीमा हैदर के भारत आने का मामला, यहां एक अहम खबर यह भी है। सीमा हैदर के भारत आने के मामले में आगे अब यह खबर आ रही है कि सिंध के कंदकोट में हिंदू समुदाय को धमकी दी गई है। रॉकेट लॉन्चर और आधुनिक हथियारों से हमला भी किया गया है, जैसी कि खबरें आ रही हैं, जिस तरह से रिपोर्ट मिल रही है। हिंदू समुदाय के घर और मंदिर पर भी हमला बोला गया है। गांव ढाणी बख्श ओघई की ये घटना है। सीमा हैदर को वापस बुलाने की मांग की जा रही है और सीमा हैदर के बारे में यह कहा जा रहा है कि उसे वापस पाकिस्तान भेजा जाए। इस तरह की मांग वहां से आ रही है। ये खबर इस वक्त काफी अहम है। सीमा हैदर के भारत आने का मामला, इस मामले में जो अब खबर की अगली कड़ी है वो ये है कि सिंध के कंदकोट में हिंदू समुदाय को धमकी दी गई है। रॉकेट लॉन्चर और आधुनिक हथियारों से हमला किया गया है। हिंदू समुदाय के घर और मंदिर पर यह हमला बोला गया है। गांव ढाणी बख्श ओघई की यह घटना बताई जा रही है। सीमा हैदर को वापस बुलाने की मांग की जा रही है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में एक पाकिस्तानी आरोपी का नाम सामने आया है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की तफ्तीश में हामिद नाम के आरोपी की भूमिका को तलाशा जा रहा है। जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिक हामिद का बेहद करीबी कनेक्शन रहा है। शहबाज अंसारी के साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के लिए काम करता है। शहबाज अंसारी के साथ कई बार मुलाकात हो चुकी थी हामिद की। शहबाज अंसारी और हामिद की हुई थी दुबई में मुलाकात। एनआईए की तफ्तीश में पाकिस्तानी नागरिक फौजी खान नाम के हवाला कारोबारी का नाम भी सामने आया है। फौजी खान ने ही हामिद को शहबाज अंसारी से मुलाकात कराया था। तो इस तरह से पंजाब मूसेवाला की इस जो हत्याकांड हुआ था, इस मामले में अब कई नाम जुड़ते नजर आ रहे हैं और जो एनआईए से ये जानकारी मिल पाई है। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी से। शंकर, ये पूरा मामला किस तरह से, आखिर इसके लिंक, इसके तार कहां जुड़ते चले जा रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया और इस मामले में जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ अब कनेक्शन भी आप सामने आ रहा है, क्योंकि इस मामले में 2 ऐसे शख्स का नाम सामने आ रहा है जो अब जांच एजेंसी के कहा जा सकता है इन्वेस्टिगेशन में अब सामने खुलकर 2 नाम सामने आ चुका है, जिसमें कि पहला नाम है हामिद, जो अवैध तौर पर हथियारों की खरीद फरोख्त करता है और ये मूल रूप से
पाकिस्तान का रहने वाला है। इसके साथ ही दूसरे जो शख्स है उसका नाम फैजी खान है, जो दुबई में रहता है और दुबई से ही हवाला का कारोबार करता है, और उसका जो कनेक्शन है वो सीधे तौर पर गोल्डी बरार के साथ में है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हामिद का अगर बात करें तो हामिद जो है वही आरोपी है जिसने विदेश से उन तमाम हथियारों को, खास तौर पर जो लॉरेंस बिस्टोई के गैंग को असॉल्ट राइफल और अन्य हथियार जो है वो आपूर्ति करवाया था। तो असॉल्ट राइफल किस तरह से बकायदा उपलब्ध कराया गया था पंजाब में, और किस तरह से 29 मई को पंजाब के मनसा में उन्हीं असॉल्ट राइफल और पिस्तौल से सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो इस मामले में हामिद और फैजी खान का नाम जिस तरह से सामने आ रहा है, अब कहा जा सकता है कि जांच एजेंसी को कुछ नई इनपुट्स मिले हैं, उसके आधार पर आगे और भी इस मामले की विस्तार से तफ्तीश की जा रही है कि किस तरह से हामिद का कनेक्शन भारत के अंदर में कई अन्य दूसरे गैंगस्टर के साथ में भी रहा है। तो अब ये जांच का दायरा अब काफी आगे उस लाइन में बढ़ता जा रहा है। जी शंकर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही ये अब एक ज़्यादा इस पर इन्वेस्टिगेशन और होनी है, ये पता चलेगा कि आखिर दरअसल इसका मकसद क्या था और किस तरह से तमाम मामले एक दूसरे से जुड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो भी जानकारी है वो काफ़ी चौंकाने वाली है कि किस तरह सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नाम जो है अब उस नेटवर्क में एक और पाकिस्तानी शख्स का नाम भी शामिल हो गया है। अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है पूरे जोश उल्लास के साथ। 15वां जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। जी हाँ, जत्थे में 6216 यात्री शामिल है। यानी जो 15वां जत्था जम्मू से श्रीनगर की तरफ बढ़ा है उसमें कुल 6216 लोग शामिल हैं, और इस जत्थे में से 6216 में से 3052 यात्री बालटाल मार्ग से रवाना हुए हैं, जबकि 3164 श्रद्धालु पहलगाम रूट से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। तो अमरनाथ यात्रा पूरे शद्दोमत से जारी है। बीच में हालांकि मौसम जब थोड़ा खराब हुआ था तो प्रिकॉशन के तहत यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए 3 दिन जो है ये यात्रा टाली गई थी और इन्हें यात्री निवास से आगे जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन मौसम के ठीक होते ही ये यात्रा लगातार जारी है और आज 15वां जत्था भी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए 15वां जत्था निकल चुका है जम्मू से श्रीनगर की तरफ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क न्यूज कहना है कि वो भविष्य में फिर से दर्शन के लिए आएंगे और उन अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों को भी साथ लाएंगे। रोजाना हजारों की संख्या में अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ जम्मू शहर में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू पहुंचने के बाद तीर्थयात्री जम्मू शहर में निजी होटलों और लॉज का विकल्प चुनते हैं। इससे शहर में होटल और लॉज से जुड़े लोगों की संख्या 7% तक उनके कारोबार में वृद्धि हुई। कई श्रद्धालु बालकों में पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों तक पहुंचने के लिए वाहन किराए पर लेना पसंद करते हैं। ऐसे में परिवहन व्यवसाय को भी अच्छी खासी सुविधा मिल रही है। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि यात्रा के दिनों में बढ़ोतरी से टैक्सी ऑपरेटर्स को अच्छा कारोबार करने में मदद मिल रही है। हिमाचल में 3 दिन के भीतर दूसरी बार आया भूकंप। लाहौल स्पीति में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। सीएम सुक्खू का 5 दिवसीय हमीरपुर दौरा। नादौन में मिनी सचिवालय का किया शुभारंभ। 12 करोड़ की लागत से तैयार हुआ मिनी सचिवालय। सीएम सुक्खू ने सुनी जन समस्याएं। अधिकतर जन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा। डेरा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शत्रुनाशिनी देवी मां बगलामुखी के दरबार पहुंचे और मत्था टेका। इस मौके पर सीएम को अपने पूरे परिवार सहित कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, विधायक संजय रत्न, विधायक मलेंद्र राजन, विधायक आशीष बुटेल, विधायक कुलदीप पठानिया, विधायक यादविंद्र गोमा भी मौजूद थे। ऊना के हरोली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। अपने गृह क्षेत्र में बारिश का पानी घरों दुकानों में घुसने और बारिश से नुकसान की सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम शिमला से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने शिमला में अपने सभी
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। इस वक्त की एक और अहम खबर, गरीबों पर महंगाई की मार पड़ रही है। जी हां, गरीबों पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। कुल्लू में टमाटर के दाम में काफी बढ़ोतरी हो गई है। अब कुल्लू में टमाटर 200 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं। कुल्लू में, हिमाचल के कुल्लू में टमाटर 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। करेला, लौकी और भिंडी 100 रुपए के पार जा चुकी है। तो ये हिमाचल प्रदेश से इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं। हालांकि टमाटर की कीमतें और भी कई प्रदेशों में महंगी बिक रही हैं, लेकिन खासतौर से हिमाचल की बात कर रहे हैं। गरीबों पर महंगाई की मार ज्यादा पड़ रही है। एक तो वहां पर अब जो बारिश ने तबाही मचाई है, उसके बाद अब जो महंगाई है वो अपनी आंखें दिखा रही है। कुल्लू में टमाटर के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है। 200 रुपए प्रति किलो टमाटर बिक रहा है। टमाटर 200 रुपए प्रति किलो। करेला, लौकी और भिंडी, इन जैसी सब्जियों के दाम भी 100 रुपए के पार जा चुके हैं। और वहीं हिमाचल सरकार ने डीजल पर 3 रुपए का वैट बढ़ा दिया है, जिसके नतीजे में डीजल भी महंगा हो गया। कीमतें बढ़ने के बाद डीजल 89 रुपीज यानी 89 रुपए प्रति लीटर जो है वो पार कर गया उस कीमत को। डीजल के दामों का असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ रहा है और यात्री किराया सहित कई सारी चीजें महंगी होने लगी है। आपदा से जूझते और फिर से खुद को बचाने में जुटे लोग सरकार के इस फैसले से बेहद नाराज हैं। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, आपका स्वागत है। और रणवीर, क्या समझा जाए ये सब कुछ आफ्टर इफेक्ट ऑफ ये जो डिस्ट्रक्शन है, जो तबाही है बारिश के बाद के हालात से? एक तरफ महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और डीजल पे 3 रुपए का वैट बढ़ा दिया है। जी हाँ, देखिए, यहाँ पर हमने देखा है कि आपदा में अवसर किस तरह से ढूंढा जाता है। हमने देखा कि राज्य सरकार की कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं कि उनके कोष में जो है वो पैसा नहीं है, तो इसलिए ये 3 रुपए बढ़ाए गए डीजल में, महंगाई उससे बढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि बिलासपुर में ट्रक यूनियन ने भाड़ा बढ़ा दिया है, माल भाड़ा बढ़ा दिया। अब इसका असर धीरे धीरे जो है हमें बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। जी, आपको पता है कि टमाटर ने किस तरह की जो है यहाँ पर स्थिति पैदा कर दी है आम जनता के बीच में। और यहाँ पर दुकानदारों की बात करें तो मनमाने रेट इनके भी चल रहे हैं। मेरे ठीक पीछे ये दुकान आपको नजर आ रही है, बालूगंज में हम मौजूद हैं। इनसे जब मैंने पूछा कि टमाटर का भाव कितना है तो ये कहते हैं कि ये 100 रुपए बेच रहे हैं, लेकिन इनके साथ वाली बगल वाली दुकान में, मतलब ठीक साथ अगर हम उधर जाएं तो वो कहते हैं कि 80 रुपए प्रति किलो जो है टमाटर बिक रहा है। जब किसी से पूछो, इनसे ही पूछा गया कि अगर साथ वाला अगर 80 में बेच रहा है तो हम 100 वाला क्यों ले, तो जवाब आता है कि आप वहीं जाकर ले। तो ये स्थिति लगभग हर जगह यही है कि जिसको जैसे मन करता है वो उस हिसाब से दाम बढ़ा रहा है और आम आदमी की जेब पर जो है लगातार डाका पड़ता जा रहा है। और ये स्थिति यहीं पर नहीं है, आप अलग अलग जगहों पर जाए, आप सब जगहों पर देखें, सब अपने अपने तरीके से जो है वो सब्जियों के दाम लगा रहे हैं। दूसरे जो दाम है वो बढ़ाए जा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि हिमाचल में स्थिति किस तरह की बनी हुई है। आपदा का समय है। हमने ये भी देखा कि लोग जो है अपने घरों से राशन निकालकर, जो लोग फंसे हुए हैं, मनाली की हम बात करें, उन्हें खाना तक खिलाया जा रहा है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि किस तरह का असर यहाँ पर पड़ रहा है। बाजारों में रौनक खासी गायब है। और हमने ये भी देखा कि राज्य सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो 3 रुपए डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है वो जो है आपदा को देखते हुए की गई है। इस पर सियासत भी खूब हुई। अब इसका असर हमें जो है सीधा सड़क से, सब्जी की दुकान से लेकर हमें ऊपर जो माल भाड़ा जिस तरह से बढ़ा है उस पर हमें असर दिख रहा है। और विपक्ष की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है। तो ये स्थिति हर जगह देखने को मिल रही है, कोई ना कोई आपदा में अवसर खोज ही रहा है। जी रणवीर, एक सवाल और अब जानना चाहूंगा उसका जवाब कि टमाटर की कीमतें या सब्जियों की कीमतें बढ़ने की बड़ी वजह क्या बताई जा रही है कि ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या ट्रांसपोर्टेशन को जैसे ही रेस्टोर किया जा रहा है वैसे वैसे क्या उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि ये कीमतें कम होंगी, या फिर इसके कुछ और भी कारण है? देखिए, मौसम सबसे बड़ा इसमें जो है रोल अदा कर रहा है कि मौसम की जगह से कई जगहों पर जो है वो जो सब्जियां हैं खेतों से मंडी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। कई जगह अगर
मंडी पहुंचने की सुविधा है, तो सड़क की हालत खस्ता है। इसमें जो ये दाम बढ़ने के कारण है, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग कारण है। और टमाटर की देखिए पैदावार भी कम है इस वक्त। अब ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो है हालात सामान्य होते जा रहे हैं। जो फसल है किसानों की वो ज्यादा संख्या में जो है अब मंडी तक पहुंच रही है। और आज के जो भाव है, खासकर शिमला की अगर हम बात करें, टमाटर की बात कर लें, तो टमाटर के रेट जो है बहुत कम है। और यहाँ पर 100 से थोड़ी कम कीमत है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो 100 के पार हैं। और इसमें भी जो अलग जो तड़का लगाया जा रहा है वो दुकानदारों की तरफ से लगाया जा रहा है। जिसके मन में जो आ रहा है वो उस हिसाब से कर रहा है। जिला प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर जिला प्रशासन कहीं नजर नहीं आ रहा है कि कहां पर किस तरह से जनता के लिए जो है राहत दी जाए। और जाहिर सी बात है कि अब जिस तरह का मौसम बना हुआ है, आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखना होगा कि कब तक ये दौर चलेगा। यूं ही महंगाई का जो कड़वा घूंट है वो आम जनता को पीना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका रणवीर। और अब आपको हम ये बताते हैं, हमारे दर्शकों को ये बता दें कि महंगाई तो एक तरफ परेशान कर रही है, यानी कि पहले बारिश ने परेशान किया, फिर बाढ़ से परेशानी बढ़ गई और महंगाई ने जो है और परेशानी बढ़ा दी है। इसी बीच बादल फटने के भी कई जगहों पर खबरें आ रही है, यानी कि जो मौसम की जो मार है वो कई तरह से पड़ रही है। कुल्लू जिले में आज तड़के बादल फटने से तबाही मच गई। ये बादल काइस के ऊंची पहाड़ियों में फटा, जिससे कई वाहनों और घरों को नुकसान पहुंचा। साथ ही एक शख्स की मौत भी हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मनाली में खराहल घाटी के न्योली जवानी नाला में बाढ़ से कई दुकानों और मकानों में पानी भर गया। इस बाढ़ में एक शख्स के बहने की जानकारी भी मिली। सूचना मिलते ही एसडीएम कुल्लू मौके के लिए रवाना हो गए। और आपको ये भी बता दें कि न्यूज 18 हिमाचल की टीम लगातार उन जगहों पर पहुंच रही है जहां अभी तक प्रशासन से कोई ठोस मदद नहीं पहुंच पाई है। वहां क्या हालात हैं और वहां लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, न्यूज 18 की कोशिश हर उस पहलू को आप तक पहुंचाने की है। आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से कसोल मणिकर्ण घाटी की है, जो 9 जुलाई से अंधेरे में है और यहां पर सड़क यातायात बहाल होने में काफी समय लग सकता है। हालांकि प्रशासन ने सुमारोपा तक छोटे वाहनों को जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन सड़क भी बेहद खस्ता है। मणिकर्ण घाटी में कई लोग अटके हैं जो गाड़ियों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। तो ये जो पूरे हालात हैं, जो स्थितियां हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता राजेंद्र। कई तरह से लोगों को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। बारिश, सैलाब, उसका नतीजा ये हुआ कई जगहों पर जो है वो घर बह गए, दुकानें बह गई, सब कुछ हो गया, रास्ता टूट गया, खराब हो गया। लेकिन अब महंगाई के साथ साथ अभी जो मौजूदा स्थिति है, जहां बादल फटने के बहुत वाकयात सामने आ रहे हैं, घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या है अपडेट आपके पास? वैशाल, मैं इस वक्त रायसन से कुछ आगे हूं और यहाँ पर दुखद घटना रात को हुई। करीब 3 बजे बादल यहाँ पर फटा है और भारी नुकसान, यहाँ पर तबाही का मंजर देखा जा सकता है। एक नाले में अचानक से रात को बहुत तेज पानी आ जाता है और पानी के साथ पूरी मिट्टी, हम कह सकते हैं पूरी जमीन नीचे बहती चली गई और एक शख्स की मौत। इस सामने हमारे गाड़ी है, इस गाड़ी में एक शख्स बैठा था, उसकी मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल लोग यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या हुआ? ये रात को सर जी 3 बजे 2:10 पर बारिश हुई थी। बारिश तो पहले हुई थी, पर नाड़ा आ गया 2:10 पर। फिर हम 3 थे, हम मतलब 2 लड़के मेरे अलग अलग रहते हम। तो एक मेरा किराएदार भी है, ये देखो सामने बैठा हुआ, ये भी आया था। फिर हम जैसे कैसे करके खुद तो हम निकल गए। फिर गाय भैंस भेड़ जो भी है वो घर में ही था। सारी चली गई? नहीं चले गई, वो बच गई, वो तो बच गई। बाकी मतलब मेरे जो 2 बेटे, एक मेरा, 3 मकान जो है दब गए पूरी। मतलब पूरा जो है लेंटर नीचे वाला कमरा जो सामान था, सारा कमरा कुछ नहीं, अभी देख सकते हैं आप, उसमें आप चेक कर सकते हैं, सही है कि। और दूसरी बात है ऐसी कि यहाँ से नाड़ा आया इस वजह से यहाँ PWD वालों ने एक खाई खोद ली, एक रोड निकालना चाहते थे इधर से। मैंने इनको कई बार बोला यहाँ से रोड नहीं निकलना चाहिए, मेरे मकान को खतरा है। हालांकि मैंने रेवेन्यू कोर्ट में भी मैंने ये केस दर्ज किया था कि मेरे मकान को खतरा है, मत निकालो यहाँ से रोड। एक प्रकाश चंद है यहाँ का, इसका एक चेतराम है कमेटी का मेंबर, उन दोनों ने कभी मंत्री को फोन, कभी किसी को फोन करके मतलब जबरदस्ती यहाँ खुदाई की। ये कम से कम 40 मीटर लंबाई और 5 मीटर खुदाई नीचे को की और 3 मीटर ऐसे। ये मालबा मतलब बेशक जाता मेरे गीचे को, पर मकान को नहीं जाना था।
ये मतलब जब इन्होंने ये खाड़ी खाई जो इस साइड खोदी उस करके मतलब मेरे मकान को जो है सारा मलबा भर गया। और यहाँ ये जो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ क्या कुछ हुआ है, यहाँ बताओ, ये ऊपर पहले यहाँ क्या था, क्या यहाँ हुआ है? सर पहले नंबर तो देवी दशमी माता के आशीर्वाद से जो हम बच गए। मैं और मेरी बीवी जो है बीच में फंस गए, चारों तरफ दलदला था, बीच में चीख पुकार बहुत चली रही, बड़ी मुश्किल जाकर के देवी दशमी की वजह से हम बच गए। मतलब इसके रात के 2:15 पर यहाँ बाढ़ आया बहुत सारा, हमारा तो जीना ही मुश्किल हुआ था। तो चलो देवी देवते की कृपा से हम बच गए। साथ में एक जीप जो है गिर गई। हाँ जी हाँ जी, इसमें जो है ये थी यहाँ साथ में खड़ी थी, यहाँ से पलटा मार दिया और यहाँ साथ में जो है बंदा चीख पुकार कर रहा था मेरे को बचाओ बचाओ। मैं कहा भाई मैं नहीं बचा सकता, मैं खुद फंसा हुआ हूँ, चारों तरफ मेरे दलदल आया हुआ है, बड़ी मुश्किल जाकर मैं अपनी जान को बचा रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे को नहीं बचा सकता हूँ। तो कुछ गाँव वाले बंदों ने जो है 2 बंदे को निकाल दिया है, एक जो है उसकी जो है डेथ हो गई। मतलब ऐसी बात है सर। 2 बंदे सीरियस और वो हॉस्पिटल के लिए ले गए और जो सीरियस में हो सकते हैं, मतलब क्योंकि मैंने मौका नहीं किया, मैं फंसा था खुद दलदले में फंसा था, इस करके जो देवी दशमी की वजह से जो मैं बच गया इस टाइम। यहाँ ये पीछे क्या यहाँ घर था? हाँ यहाँ जो पीछे कुछ बाथरूम थे, कुछ टॉयलेटें थे, वो नाले में जो है अपने जिम्मेदारों ने अपने घास और लकड़ियाँ जो इकट्ठा रखी थी करके, जो सर्दी का कोटा था, इस करके जो है बच गए हम। इस करके क्या कह सकते सर, अपनी जान बचाई हमने, रात को बड़ी मुश्किल जाकर मियाँ बीबी से। पूरा इंसिडेंट ऊपर से आया, कहाँ से हुआ है पूरा? अब ये तो ऊपर से बोलते हैं कहीं ऊपर मतलब पहाड़ जो है बारिश हुई, कम से कम कोई घंटा भर ऐसी बारिश हुई कि मतलब बेसाब, मतलब कोई समझ से बाहर था। ऊपर से जब एक आवाज आ गई तो हम तब मेरे परिवार को, मैंने लड़के को भी उठाया, अलग अलग आप अपने घर में थे, आप अपने कमरे में सोए हुए, फिर उनको उठाया, मैंने कहा निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। फिर निकल गए हम, बस 5 मिनट हो गए हमारे को, परले साइड निकल गए हम, एक कमीज और पैंट के साथ ही निकले थे, कुछ नहीं था, बस ऊपर से जान बचाई और कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा है कि मतलब आदमी का नुकसान तो नहीं हुआ, हमारे परिवार का नहीं हुआ ना, बाकी बेचारे और आदमी चले गए, गाड़ी हमारी दब गई और एक बाइक दब गया, और मतलब मकान दब गया, चलो बाइक तो एक्सपायर हुए हैं, ये क्या यहाँ रहते? नहीं, ये बेचारे ऐसा नहीं, यहाँ आज मेला लगता है माता का, माता निकली है ना यहाँ, ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर है, यहाँ एक मेला होता है, माता जो है हमारे पूरे इस गांव में मतलब एक चक्कर लगाती है साल के बाद। तो आज मेला होता है, वो बेचारे मिठाई बनाते पंडित थे, चंसारी गांव के थे, आप खराड़ बोलते हैं चंसारी गांव, वहाँ के थे। वो रात को यहाँ आए, हमको भी पता नहीं था यहाँ आए, वो सुबह जब पता लगे बोला यहाँ थे, वो ये गाड़ी है उनकी, फिर लगे पता वो मिठाई बनाने के चक्कर में आए थे, आज मेला था यहाँ, इस करके वो कितने लोग हो जाते हैं मेले में? तो कम से कम कोई 2-3 हजार आदमी होते हैं ना, क्योंकि मेला पहला मेला होता है ये इस साल का, मतलब जैसे पहला मेला, बड़ा मेला शुरुआत होती है, फिर माता जाती है, एक देवी दशमी बारदा है हमारी माता, एक देवता बिरंडू है, दोनों के रथ है, दोनों जाते हैं अपने इस पूरे एरिया में चक्कर लगाते हैं, फिर लास्ट में यही आता है। विशाल, स्थिति समझो कितनी दयनीय यहाँ पर है और कितनी अजीब भी है। आज यहाँ पर मेला लगना था, देवी आती हैं और पूरे परिक्रमा यहाँ पर पूरी करती है। सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, जो आसपास के गांव हैं, वहां से लोगों ने यहाँ पे आज इकट्ठा होना था और उसी की तैयारी के लिए ये जो कैजुअलिटी यहाँ पर हुई है, ये जीप है, ये लोग उसी की तैयारी के लिए, मिठाई बनाने के लिए पास के गांव से यहाँ पर आए थे, अपनी दुकान इन्होंने लगानी थी यहाँ पर और अपना काम कर रहे थे, और उसी बीच ये पूरी घटना घटी। उसी बीच में ये फ्लड आया, इस नाले में कहीं ऊपर दूर जाकर कहीं बादल फटा है और जो फ्लड यहाँ पर पहुंचा है उसने फिर यहाँ पर तबाही मचाई है। और ये जो मेला है, ये इस क्षेत्र का जो ये सीजन है, इसका पहला ये त्योहार होता है। देवी की आशीर्वाद से इसको शुरू करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर सुबह होते होते मंजर कुछ और हो गया। लोगों के राजेंद्र, ये जानना चाहूंगा कि कितने घरों को जो है नुकसान पहुंचा है इस बादल फटने की इस घटना से? दुकानें लोगों की चली गई हैं, घर लोगों के चले गए हैं, और जो अभी हमसे बात कर रहे थे, इनकी एक पूरा ग्राउंड फ्लोर, ये कह रहे हैं कि पूरे ग्राउंड फ्लोर में मलबा भर गया है। ग्राउंड फ्लोर हम अगर नॉर्मल भी हो तो आंटी जी आ जाओ,
हाँ आ जाओ। यहाँ पर एक महिला यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। इनका भी भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। आंटी जी आ रहा हूँ मैं आप रुको। आपका भी बड़ा क्या क्या हुआ? सर मेरे सिलाई की दुकान थी और दुकान भी बह गई, मशीनें थी, कपड़े थे, काउंटर वगैरह सारा बह गया और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया मेरा। तो यही मेरी रोजी रोटी थी और ये भी चले गई। अब मेरे तो जीना मुश्किल है, रोटी कहाँ से खाऊंगी, अब कैसे करूँगी मैं गुजारा? बच्चों को पालती मैं इसी सिलाई से, कुछ सिलाई करने की मशीन भी नहीं रही मेरे पास। अब सरकार से ये मेरी प्रार्थना की है, मेरा ये जो नुकसान है इसको देखे और इस पर ध्यान दे दे। 2 बेटे हैं सर मेरे। कैसे करेंगे वही सोच रही है, मेरी रोजी रोटी थी अभी चले गई, अब कैसे जीऊंगी मैं? अब थोड़ा सरकार से ही मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा ध्यान दे दे। राजेंद्र, क्या हुआ था जब ये रात में बादल फटा था? इन्हें कैसे पता चला? ये क्या सुबह में आई या रात में ही आकर के इन्होंने देखा था देर रात? रात को तो बारिश हो गई, मेरा घर भी है यहीं आगे, घर में भी मेरी बाढ़ आ गई, अंदर तक आ गया पानी। अब मैं बाहर से यहाँ कैसे पहुंचती? रात को बाहर नहीं निकल सकी, घर को बचाना मुश्किल हो गया। अब उसको भी ना सही ढंग से बचा, वहां भी मेरे यही पानी की प्रॉब्लम है, नाली नहीं है मेरे। ये जो मेन रोड है इसकी नाली आगे को नहीं है, वो इन्होंने कुल वो मतलब के नाम डाली है, इन्होंने पाइप डाली है नीचे को और मेरे रोड होके जाता है पानी, रास्ते होके जाता है, वो रास्ते का पानी सारा मेरे घर में आ गया। वहां भी मेरा नुकसान हो गया, यहाँ भी मेरा नुकसान, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब कैसे करना मैंने गुजारा? तो आप ध्यान दे दे। अभी तक कोई नहीं आया सर। नहीं सर, अभी तक कोई नहीं। गरीब परिवार से संबंध रखते हैं आप, थोड़ा रिकवरी तो। हाँ जी, और लोगों के कपड़े सिलाने, कपड़े भी खराब हो गए लोगों के। मशीनें थी, लड़कियों को सिखाती मशीनें भी चले गई, कुछ नहीं रहा। देख रहे हैं आप, बहुत नुकसान हो गया। आगे सरकार हमारे को कुछ दे तभी जाके हम रोजी रोटी का प्रबंध करें। हम तो आज रोजी रोटी भी नहीं खा सकते हैं, घर में भी बाढ़ आ गए, यहाँ कारोबार बंद हो गए, कहाँ से खाऊंगी रोटी, कैसे पालूंगी बच्चों को? तो इस पर जरा ध्यान दे दे सरकार। विशाल, तो ये स्थिति यहाँ की है, जो जमीनी हकीकत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इनकी दुकान थी, इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरा मलबा अंदर चला गया है, पूरी प्रॉपर्टी इनकी डैमेज हो गई है। लोगों के कपड़े थे सिलाई के लिए लाए हुए, वो खराब हो गए, वो स्थिति आप देख रहे हैं। और भाई साहब आप यहीं से क्या थोड़ा बताओ यहाँ पर कितना नुकसान हो गया? ये जो लोग एक्सपायर हो गए ये कहाँ से थे? ये जहाँ तक वो बताया गया ये चंसारी खाल के थे, जो यहाँ पर आज माता का श्रावण मेला लगता है, तो उसकी लिए जो पिछले कल ही तैयारी के लिए जैसे यहाँ पर जलेबी की दुकान लगा रहे थे जैसे, तो उसकी मतलब एक दिन पहले ये तैयारी में थे कि हम मतलब सुबह जलेबी की दुकान लगाएंगे, तो रात को ही आए थे। तो पहले तो ये शायद ऐसा मतलब बोल रहे थे कि टेंट में सोए हुए थे, तो उसके बाद बारिश आई टेंट में, तो फिर इन्होंने जीप में या गाड़ी में चले गए, तो रात को जो है नाला आ गया है, तो गाड़ी के साथ जो इनकी दुर्घटना। राजेंद्र, शुक्रिया आपका इतने विस्तार से ये जानकारी देने के लिए। लोगों से आपने बातचीत की, एक अंदाजा हुआ कि वहां दरअसल क्या हुआ था और किस तरह की वहां पे अब फीलिंग है। और लोगों को बस यही है कि जो उनकी तबाही हुई है, जो उनका नुकसान हुआ है, सरकार कुछ उसकी भरपाई कर दे। और आगे बढ़ेंगे, इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है, खबर हंदवाड़ा से है। हंदवाड़ा से खबर यह है कि 2 IED बरामद हुई है और ये बोधपुरा रिज से 2 IED बरामद की गई है। IED को डिफ्यूज भी कर दिया गया है। ये एक अच्छी खबर है कि 2 IED बरामद हुई है, लेकिन उस IED को डिफ्यूज किया गया। ये बरामदगी हुई थी बोधपुरा रिज से और इसे डिफ्यूज कर दिया गया है कामयाबी के साथ। ये सुकून भरी खबर है। तलाशी अभियान लेकिन पूरे इलाके में अभी जारी है और ये अंदाजा करने के लिए, ये मालूम करने के लिए क्या कहीं और भी IED नस्ब की गई है या फिर ये कि कुछ वहां पर मौजूदगी है ऐसे कुछ एलिमेंट्स के जिससे नुकसान पहुंच सकता है। तो ये यहाँ पर इस वक्त अभी खबर हंदवाड़ा में 2 IED बरामद की गई है और ये बरामदगी हुई है बोधपुरा रिज से। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। Headlines presented by